जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9th 4 में आपको दिया है कि क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको बताना है कि जो नीचे दी गई जो संख्या है, ये जो सब संख्या दिया गया है, आपको बताना है कि कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय है, कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो ये एक्सप्रेशन दिया है, जो ये व्यंजक दिया हुआ है, तो इसको कैसे सोल्यूशन करते हैं। तो इसका कुछ हम लोग नियम पढ़ लेते हैं इसके बारे में, और उसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज को बहुत आसानी से बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि वास्तविक जो संख्याओं का संक्रियाएं क्या है। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर, इसके बारे में पढ़ते हैं कि रियल नंबर का जो वास्तविक संख्या है इसका एक्सप्रेशन कैसे होता है। इस जैसे यहाँ पर दिया प्लस है, माइनस है, तो कैसे हम प्लस माइनस रहते हुए हम बताएंगे कि इसको कैसे रेशनल में रेशनल आएगा, कैसे इरेशनल आएगा। ठीक, इसके बारे में हम सब अभी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, रियल नंबर्स। ठीक, क्या होता है, जैसे आप पिछले क्लास में पढ़े हैं 8 क्लास में कि परिमेय जो संख्या होता है, जो रियल नंबर होता है, उनका योग या गुणा, योग या गुणा के जो संवरक नियम, जो क्लोजर रूल पढ़े हैं, और क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव लॉ, सहचर नियम, एसोसिएटिव लॉ, बंटन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सब जो पढ़े हैं ये इसका पालन करती है, योग और गुणा का। आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। कैसे आप एसोसिएटिव लॉ पढ़े हैं, कम्यूटेटिव लॉ पढ़े हैं, कम्यूटेटिव लॉ पढ़े हैं, एसोसिएटिव लॉ पढ़े हैं, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सब आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि जो आपका रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होता है, किस तरह से योग और गुणा पर जैसे आप पढ़े हैं a प्लस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं b प्लस ए, ये योग का नियम का पालन करता है। तो ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड इसमें भी कुछ बातें हम लोग को पढ़ना है। किससे, तो आप तो इसमें रहेगा आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से। ठीक, तो हम एक लिखते हैं नोट में, नोट लिखते हैं क्या, कि दो परिमेय संख्याओं को, दो परिमेय संख्या, एक में लिखेंगे दो परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या, टू रेशनल नंबर को अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं या आपस में गुणा करते हैं किसी शून्येतर संख्या से, शून्येतर संख्या बोले तो शून्य नहीं होना चाहिए, या उसमें भाग देते हैं, तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ये एक नोट में लिखेंगे, दो परिमेय संख्याओं, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने, जोड़ने, घटाने, घटाने, गुणा करने, गुणा करने, या किसी शून्येतर, शून्येतर मतलब कि नॉन जीरो, शून्येतर संख्या से भाग देने पर हमें
एक परिमेय संख्या मिलता है, हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। कहने का मतलब कि जोड़ना, घटाना, गुना करना और भागा के सापेक्ष परिमेय संख्या संविलित होती है। ठीक, जैसे आप कोई परिमेय संख्या ले लीजिए, ये 2 एक परिमेय संख्या है और 3 भी एक परिमेय संख्या है। हम इसको जोड़ दिए तो हमारा क्या होगा, एक परिमेय संख्या मिलेगा। ठीक, जोड़ दिए। अगर हम घटा देंगे तो भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या मिलेगा। अगर हम गुना कर देंगे तो भी हमारा क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या मिलेगा। ठीक, अगर हम भागा दे देते हैं तो हमारा क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जब भागा हम दे रहे हैं तो 2/0 नहीं होना चाहिए। ठीक, नहीं तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या आ जाएगा। तो ये तो हम परिमेय संख्या में देख लिए। अब नोट 2 अपरिमेय संख्या में देखते हैं। नोट 2 में क्या देखेंगे, अपरिमेय संख्या जो होती है, अपरिमेय संख्या भी जो योग और गुणा के क्रम विनिमय, सहचर्य और बंटन नियम को भी संतुष्ट करती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि परिमेय संख्याओं के अगर हम जोड़ेंगे, घटाएंगे या भाग देंगे तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। जैसे इसमें था कि हमेशा परिमेय संख्या आएगा, लेकिन इसमें ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है क्या है, अपरिमेय आएगा, परिमेय भी आ सकता है। यहाँ पर नोट में लिखेंगे कि परिमेय संख्या, यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं भी योग और गुणन के क्रम विनिमय सहचर्य और बंटन नियम मतलब कि जो कम्युनिकेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये जो है आप अपरिमेय संख्या जो है संतुष्ट करती है। क्या है, संतुष्ट करती है। लेकिन परंतु अपरिमेय संख्याओं के योग, अंतर, भागफल और गुणनफल सदा अपरिमेय नहीं होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर 2 अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ दे, घटा दे, भाग दे या गुना करे तो सदा अपरिमेय ही आएगा, ये जरूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, उदाहरण के लिए जैसे √2 है, हम इसको जोड़ दिए किससे, -√2 से, तो इस जो आएगा 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, अगर हम इसको गुना कर दिए तो क्या आएगा, 2 आएगा। ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन मैंने गुना जो किया अपरिमेय संख्या के साथ किया है, लेकिन हमारा रिजल्ट क्या आया, परिमेय संख्या आया। अगर हम इसको भाग देते हैं
तो क्या आया, एक परिमेय संख्या। एक क्या है, परिमेय संख्या आया। तो ये आप याद रखिएगा कि अगर दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, गुना करते हैं और भाग देते हैं तो हमारा जो है एक परिमेय संख्या आएगा, लेकिन शून्य से भाग नहीं देना है। ठीक, उसको केवल छोड़कर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि ये जरूरी नहीं है, ये सदा अपरिमेय नहीं होता है। यहाँ पर लिखे हैं सदा अपरिमेय नहीं होता है, ये हम नहीं कह सकते हैं कि सदा जो है क्या होगा, वो एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, तो इस नियम को हम सदा याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुछ दूसरा नियम। किसी धन पूर्णांक का मूल के बारे में जानते हैं। रूट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर किसी धन पूर्णांक का मूल, ये क्या कहलाता है कि यदि n कोई धन पूर्णांक है, n मतलब क्या, नंबर मतलब संख्या। यदि n कोई धन पूर्णांक है तो संख्या रेखा पर रूट n को निरूपित किया जा सकता है। हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है, पिछले की एक्सरसाइज में हम क्या किए हैं, पढ़े हैं, तो उसको हम निरूपित कर सकते हैं। वास्तव में यदि ये कोई अगर धन वास्तविक संख्या रहेगा जैसे ये, तो इसका अस्तित्व होता है। मतलब कि अगर रूट ए है तो हो सकता है कि ये निकल जाए, जैसे 4 है तो इसका क्या हो जाएगा, 2। रूट 3 है तो रूट 9 है तो ये क्या हो सकता है, 3। इस तरह से ये हो सकता है, सूचित ये कर सकता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यदि इन कोई धन पूर्णांक हो तो संख्या रेखा पर रूट n को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, को निरूपित किया जा सकता है। वास्तव में यदि ये कोई धन वास्तविक संख्या हो, ये कोई धन वास्तविक संख्या है तो रूट ए जो होगा उसका अस्तित्व होता है, अस्तित्व जो है होता है, तथा रूट ए के धन वर्गमूल को सूचित करता है। ठीक है, जैसे में आप लिख सकते हैं, जैसे रूट 4 है तो क्या आएगा 2, रूट 9 है तो क्या होगा 3, मतलब कि और भी हो सकता है। ठीक है, अब हम nवें मूल के बारे में जानते हैं कि डिफिनीशन ऑफ nth रूट वो क्या कहलाता है। ठीक, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है।
nवें मोल के बारे में जानते हैं। nवें मोल की परिभाषा क्या है? डिफिनीशन ऑफ nth रूट क्या है? यदि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर, तो a का nवां मतलब nth रूट जो है क्या कहलाता है? ये को सूचित किया जाता है, है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप पहले 8 क्लास में आप पढ़े होंगे कि इस तरह से रहेगा तो इसका रूट निकालिए। जैसे 4 है तो 4 का क्या होगा? रूट 2 है। तो देखिए अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 छिपा हुआ है। क्या है? 2 छिपा हुआ है। नहीं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3। तो इसका मतलब होता है कि इसमें 3 संख्याओं में से 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे और उसमें से हम क्या करेंगे? 1 निकालेंगे। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब कि 2 का पेयर निकालेंगे, जोड़ा 2 का, और उसमें से 1 निकालेंगे। जैसे यहाँ पर 27 रहेगा तो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा 3, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कितना? 3, और इसमें से क्या? 1 वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, अगर 2 से अधिक रहता है तो यही हमने लिखा है कि nवें मूल की परिभाषा, मतलब कि nth रूट, मतलब 2 से अगर अधिक संख्या अगर रूट से हमको निकालना है तो यहाँ पर लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पर लिख देंगे कि ये 4, तो 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पर 4 का पेयर बनेगा। जैसे 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, और ये 4 में से 1 बाहर निकलेगा 4। जैसे यहाँ पर लिख दिया रहेगा 6, तो यहाँ पर 6 का यहाँ पर इस तरह से पेयर बनाएंगे और इसमें से 6 में से 1 बाहर आएगा। ठीक, अगर नहीं तो हम उससे नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, यही इसका कहने का मतलब है। देखिए अगर यहाँ पर लिखा रहेगा कि अगर n है ये करने के अंदर इक्वल टू है b, तो ये जो रूट है जो हटेगा तो a इक्वल टू बी के पावर n हो जाएगा। मतलब कि ये इधर जाएगा तो ये इसके पावर में चल जाएगा। कैसे? देखिए जैसे यहाँ पर हम लिख दिए, यहाँ पर 4 और इसमें है 5 और यहाँ पर लिखा हुआ है 6। ठीक, 6 लिखा हुआ है, सॉरी 6 नहीं लिखते हैं, यहाँ पर y लिखते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ये 5 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? y के पावर 4 हो जाएगा। y के पावर क्या हो जाएगा? 4। या इस तरह से हम लिखते हैं, यहाँ पर 5 है, ये x है और इक्वल टू क्या है? 2 है, तो हम x इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2⁵। इस तरह से हम ये लिखेंगे। ठीक है, ये जैसे ही दूसरे तरफ जाता है, मतलब कि लेफ्ट से अगर राइट में जाता है, तो ये जो करनी जो रूट्स है, nth रूट्स जो है, ये इधर में क्या हो जाता है? पावर में चला जाएगा, वो पावर में चला जाएगा। ठीक, चलिए अगला कंसेप्ट हम बताते हैं आपको कि ये जो NA है, एक मिनट, NA, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो ये कर्णी चिन्ह है। क्या है? कर्णी चिन्ह। इसको कर्णी चिन्ह बोलते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं रेडिकल साइन। ये क्या कहलाता है? रेडिकल साइन कहलाता है। तो कर्णी की परिभाषा क्या होता है? अब इसका कर्णी का डिफिनीशन पढ़ते हैं। शॉर्ट कर्णी बोलते हैं, शॉर्ट कर्णी, सॉरी
करनी। ये करनी क्या कहलाता है कि यदि ए कोई ऐसा धन परिमेय संख्या है जिसे किसी परिमेय संख्या के nवें घात के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो अपरिमेय संख्या को इस तरह से आप लिख सकते हैं, जो ए एक धनात्मक nवें मूल का करनी कहलाएगा। जैसे में कैसे कि यदि ए कोई ऐसा धन परिमेय संख्या है जिसे किसी परिमेय संख्या के nवें घात के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो अपरिमेय संख्या √NA जो कि ए का धनात्मक nवां मूल है, इसे ही करनी कहते हैं। मूल है, करनी कहलाता है। क्या कहलाता है? करनी कहलाता है। यही जो है क्या होता है? करनी कहलाता है। ठीक, अब इसको हम जैसे आप डिफिनीशन देते हैं, जैसे हम उसको घात के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कैसे? हाँ, इसमें एक और भी एक कंडीशन है। जैसे आपका देखिए, उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं क्या? ये 3 4 ये √5 ऐसे लिख सकते हैं। ये 3 5 इसको हम जैसे हम घात के रूप में हम नहीं लिख पा रहे हैं, तो nवें क्या होगा? nवें का धनात्मक nवां मूल होगा। ए का क्या होगा? ये ए है, इसका nवां धनात्मक मूल वो हो जाएगा। इस तरह से इसका है। तो इसका सरलतम रूप के बारे में पढ़ते हैं। इसका क्या, थोड़ा सा सरलतम रूप के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। करनी का सरलतम रूप क्या है? करनी का सरलतम रूप क्या है? ठीक, करनी का सरलतम रूप, करनी का सरलतम रूप, करनी का सरलतम रूप। तो करनी का वह सरलतम रूप जिसमें क्या होगा कि देखिए, उसमें रहेगा कि आप जैसे ये 4 है, तो ये 5 के इस यहाँ पर आप पावर के रूप में नहीं लिखिएगा। उसको क्या लिखिएगा? संभवतः आप लिखिएगा छोटा से छोटा घात। ठीक है, तो सबसे छोटा से छोटा घात क्या हो जाएगा? ये 25। ठीक, तो करनी घात जो होगा यथासंभव क्या होगा? सबसे छोटा होना चाहिए। तो सबसे छोटा घात क्या होता है? 1 होता है। तो यथासंभव इसका जो सरलतम रूप होगा इस तरह से आप लिखिएगा सरलतम रूप में। तो यही इसका क्या कहलाता है? ये सरलतम रूप कहलाता है। ठीक, जैसे में आप लिख सकते हैं, जैसे आपका ये दे दिया, आपका दे दिया 5 और 2 का पावर दे दिया 4, तो आप इसको यथासंभव क्या लिखिएगा? 60। ये इसका कहने का मतलब है कि इसको सरलतम रूप में आगे के एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे कि इसको सरलतम रूप में हम कैसे लिखें। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको सरलतम रूप में लिखिएगा। तो हम इसका कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं कि करनी घात n के
करनी चिन्ह के अंदर, करनी चिन्ह के अंदर, ये आपका करनी चिन्ह है, तो इसके अंदर, करनी चिन्ह के अंदर अंदर कर्णीगत, कर्णीगत, कर्णीगत का कोई गुणनखंड, कर्णीगत का कोई गुणनखंड किसी परिमेय संख्या, किसी परिमेय संख्या का एनवा घात न हो, एनवा घात न हो। मतलब कि ये जो अभी जो लिखे कि जैसे ये 3 दिया है और रूट का 2 का पावर 2 दिया है, तो इसके अंदर इस तरह से नहीं लिखे, इसको सरलतम रूप में ऐसे लिखे, ऐसे लिखे, ठीक है। एक और पॉइंट्स लिखते हैं इसके बारे में, ये इसका सरलतम रूप के बारे में लिख रहे हैं। आपका प्रश्न में देगा कि इसको सरलतम रूप में लिखें, तो उसको कैसे लिखेंगे। दूसरा, करनी का करनी घात मतलब शर्ट्स का जो पावर होगा आपका यथासंभव छोटा हो। तीसरा पॉइंट में अगर लिखते हैं तो करनी चिन्ह के अंदर, करनी चिन्ह के नीचे, सॉरी, के नीचे या अंदर, नीचे या अंदर की संख्या, की जो संख्या होगा वो पूर्णांक होगा। क्या होगा? पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक हो। ठीक है। अब एक पढ़ते हैं कि शुद्ध और मिश्रित करनी क्या है, मतलब प्योर शर्ट्स क्या कहलाता है और मिक्स्ड शर्ट्स क्या कहलाता है। ठीक, हम अगला पॉइंट से लिखते हैं कि शुद्ध करनी तथा मिश्रित करनी, मिश्र करनी क्या कहलाती है। ठीक, प्योर एंड मिक्स्ड शर्ट्स क्या कहलाता है। ठीक, तो ऐसा करनी जिसका एक गुणनखंड तथा दूसरा गुणनखंड अपरिमेय संख्या हो, वो शुद्ध करनी कहलाता है। जैसे में देखिए मैं बताता हूं, जैसे लिखते हैं कि ऐसा करनी, ऐसा शर्ट्स जिसका एक गुणनखंड एक तथा दूसरा गुणनखंड अपरिमेय संख्या हो, उसे शुद्ध या पूर्ण करनी कहते हैं या कहलाती है, मतलब प्योर। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से, जैसे √2 है, तो इसमें मैंने बोला कि एक गुणनखंड एक हो, मतलब उसका जो हम गुणनखंड तोड़ेंगे, अब √2 का ऐसे गुणनखंड तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? ऐसा, एक गुना √2 लिखेंगे, एक गुना क्या लिखेंगे? √2 लिखेंगे।
ठीक। तो इसमें जो है आपका गुणनखंड क्या है, ये 1 है, और दूसरा क्या है, और दूसरा जो होना चाहिए गुणनखंड अपरिमेय होना चाहिए। तो √2 क्या है, एक अपरिमेय है। तो हम इसको बोलते हैं क्या कि ये जो है शुद्ध करनी है। क्या है, शुद्ध करनी है, प्योर शर्ट्स है। ठीक। दूसरा क्या लिखते हैं कि ऐसा करनी, ऐसा करनी, ऐसा करनी, ऐसा करनी जिसका, जिसका एक गुणनखंड 1 से भिन्न कई परिमेय संख्या हो। ठीक। एक गुणनखंड, गुणनखंड 1 से भिन्न कोई परिमेय संख्या, कोई परिमेय संख्या हो, तथा दूसरा गुणनखंड अपरिमेय हो। एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो उसे मिश्र करनी, मिक्स्ड करनी शर्ट्स कहते हैं। जैसे में उदाहरण, आप उदाहरण ले लीजिएगा 3√2। तो इसमें देखिए एक गुणनखंड जो है एक परिमेय संख्या है 3, और गुना क्या आपका 2, और यहाँ पर 1 भी है शामिल। तो एक तो है, उसके अलावा क्या है, एक परिमेय संख्या है, और दूसरा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड करनी। जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 3 7। तो यहाँ पर क्या है, a गुना 2 और रूट यहाँ पर क्या है 7 है। ठीक। तो इसको क्या कहते हैं हम, मिक्स्ड करनी कहते हैं। अब देखिए इसमें एक आता है एक पद करनी और द्विपद करनी। तो एक पद करनी क्या कहलाता है, द्विपद करनी क्या कहलाता है, जिसमें क्या पद एक हो, जैसे √2 ये एक पद हो गया। और द्विपद करनी क्या कहलाता है, जैसे 3 + √5 ये द्विपद कहलाएगा। क्या कहलाता है, द्विपद करनी कहलाता है। बाइनोमियल शर्ट्स, बाइनोमियल शर्ट्स इसको हम कहते हैं बाइनोमियल शर्ट्स, इसको बाइनोमियल शर्ट्स कहते हैं। तो द्विपद करनी का गुण क्या कहलाता है, द्विपद करनी का जो कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं, द्विपद करनी का हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जैसे द्विपद करनी में करनी में a + √b दिया है = 0। तो यहाँ पर a बराबर भी 0 होगा और b बराबर भी 0 होगा। a ≠ -√b, ऐसा नहीं कि a जो है प्लस में है और b माइनस में है, तो उसको हम क्या कर दिए, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा सा, कि हम उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमारा 0 आया। ठीक ना। यहाँ पर 0 अगर यहाँ आया है तो इसका मतलब a भी 0 है और क्या है, b भी 0 है। ये आपका द्विपद करनी के गुण है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं द्विपद करनी के गुण, द्विपद करनी के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल शर्ट्स, बाइनोमियल शर्ट्स इसके बारे में हम समझते हैं। तो अगर इस तरह से अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप समझिएगा a+ अगर b लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा रहेगा तो इसका वैल्यू क्या 0 है, तो इसका मतलब कि a का भी वैल्यू 0 है और b का भी वैल्यू 0 है, और तभी हम जोड़े तो क्या आया, 0 आया। ठीक। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, अगर आपको कहीं दिया है a + √b = c + √d, तो इसका मतलब समझ जाना है कि a जो है बराबर है c का और रूट जो b है बराबर है √d का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इसका गुण है। ऐसा नहीं समझिएगा, आपको ऐसा नहीं समझना है
कि a माइनस सी इक्वल टू रूट डी माइनस रूट बी, ये ऐसा नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये गलत है, ठीक ना, ऐसा नहीं होगा। ये होगा कि a जो है आपका c के बराबर होगा और ये जो है b जो है ये क्या है, ये d के इक्वल है, ठीक है। और तीसरा में हम समझ लेंगे कि अगर इस तरह से दिया है a प्लस रूट बी, इस तरह से इक्वल टू यहाँ पर दिया है c प्लस और ये d, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि a माइनस रूट बी इक्वल टू रूट सी माइनस रूट डी, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इस तरह से हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये 3 गुण याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा हम बताते हैं आपको। आगे दूसरा, अभी आपको इसमें पढ़ना होगा परिमीकरण करना। परिमीकरण क्या कहलाता है, करनी का परिमीकरण, करनी का सबसे इम्पोर्टेंट आपको हम बताते हैं। आपका पॉइंट है आपका करनी का परिमीकरण, करनी का परिमीकरण, करनी का परिमीकरण के बारे में पढ़िए। करनी का परिमीकरण क्या कहलाता है, रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स, करनी का परिमीकरण, रैशनलाइजेशन रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, ये क्या कहलाता है। तो आप इसमें पढ़ेंगे कि यदि 2 करनी का गुणनफल एक परिमेय संख्या होता है तो उनमें से प्रत्येक जो होगा, प्रत्येक को दूसरे का क्या कहेंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर। जैसे आपका रूट 2 है मल्टीप्लाई 2 रूट 2 है, तो इसका अगर आंसर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 है। तो मैंने यही बोला कि यदि 2 करनी का गुणनफल, ये 2 करनी, ये करनी और ये करनी, ये दोनों का गुणनफल एक परिमेय संख्या हो तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसे रूट थ्री, ये 2 करनी है, इन दोनों का अगर गुणनफल किया तो कितना आया, 3 आया, एक परिमेय संख्या है। जबकि ये दोनों क्या है, एक अपरिमेय संख्या के रूप में है, ठीक। तो इसी को क्या कहते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर, रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो हम यहाँ पर डिफिनीशन लिख लेंगे, परिमेयकारी गुणक क्या कहलाता है, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या कहलाता है, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या कहलाता है, और उसके बारे में पढ़ेंगे कि हर का परिमेयकरण क्या कहलाता है। इसमें आएगा आपको पढ़ने के लिए कि क्वेश्चन दिया रहेगा कि हर का परिमेयकरण कीजिए, हर का परिमेयकरण कीजिए। तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, अभी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। परिमेयकारी गुणक, परिमेयकारी गुणक, परिमेयकारी गुणक क्या कहलाता है, रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या कहलाता है, यदि 2 कर्णियों का गुणनफल, 2 कर्णियों का गुणनफल एक परिमेय संख्या हो तो उनमें से प्रत्येक को दूसरे का परिमेयकारी गुणक कहा जाता है, रैशनलाइजिंग फैक्टर गुणक कहा जाता है,
जाता है। एग्जाम्पल के रूप में ये लिख लीजिए, एग्जाम्पल के रूप में ये लिख सकते हैं। जैसे आप ये भी लिख सकते हैं, √5 प्लस √2 दिया है। अब इसको हम गुना करेंगे, √5 माइनस माइनस होगा, अगर इसको हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। क्यों? ये ए प्लस बी एक आपका एक्स आइडेंटिटी पढ़े होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर से क्या होगा, रूट हट जाता है। तो इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक। अब हम बताते हैं कि जैसे द्विपद करनी जो है उसका संयोगी क्या कहलाता है, कंजुगेट ऑफ बाइनोमियल सर्ट्स क्या होता है, कंजुगेट ऑफ बाइनोमियल सर्ट्स क्या कहलाता है। तो कंजुगेट टॉपिक देते हैं आपका कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ बाइनोमियल सर्ट, ये क्या कहलाता है, द्विपद करनी का संयुग्मी। हिंदी में अगर लिखेंगे द्विपद, हिंदी में लिखेंगे हम द्विपद करनी का संयुग्मी, द्विपद करनी का संयुग्मी। ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई ए बी सी और धन पूर्णांक है, मान लीजिए कि अगर यदि ए बी और सी धन पूर्णांक है, क्या है, धन पूर्णांक है, तो अगर ये धन पूर्णांक है तो क्या होगा, द्विपद करनी में क्या होगा कि ए प्लस रूट अगर बी दिया है तथा ए माइनस रूट बी, तो एक दूसरे के संयुग्मी कहलाएंगे। एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के ये संयुग्मी कहलाएंगे, कंजुगेट कहलाएंगे, संयुग्मी कहलाते हैं, ये कंजुगेट कहलाएंगे, ठीक है। अगर दिया है आपका √a प्लस √b तथा √a माइनस √b, तो ये भी क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के संयुग्मी कहलाएंगे, ठीक। अगर आपको दिया है √a प्लस यहाँ पर c दे दिया और रूट यहाँ पर यहाँ पर b दे दिया और √c दे दिया तथा √a माइनस b √c दे दिया, तो ये भी जो है एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, संयुग्मी कहलाएंगे, एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, संयुग्मी कहलाएंगे, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, हर का परिमेयकरण क्या कहलाता है, हर का परिमेयकरण क्या कहलाता है, हर का परिमेयकरण क्या कहलाता है, रेशनलाइजेशन ऑफ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका पॉइंट्स, ठीक है। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर सबसे आपका इम्पोर्टेंट है, ये क्या कहलाता है। तो यदि किसी संख्या के हर में अगर अपरिमेय संख्या है, जैसे √2 है, तो इसके अंश और हर को उपयुक्त संख्या से गुना करने पर अगर हर को परिमेय संख्या में बना दिया जाता है, हर जो है परिमेय संख्या में आ जाएगा, ये जो है आपका डिनोमिनेटर अगर ये परिमेय संख्या में आ जाएगा, जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही क्या कहलाता है, वो परिमेयकरण कहलाता है, वही हर का क्या कहलाता है, परिमेयकरण। तो इसको परिमेय बनाने के लिए क्या करेंगे, जस्ट इसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ये परिमेय हो जाएंगे,
और ऊपर में क्या हो जाएगा, इस तरह से। ये आंसर, यही आपका हर का परिमेयकरण कहलाता है। कहने का मतलब जो आपका हर में दिया है डिनोमिनेटर में जो अपरिमेय संख्या है, उसी अपरिमेय संख्या से आपको अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देने से आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या में आ जाएगा, वो आपका रेशनल नंबर में आ जाएगा। ठीक, तो उसी का हर का परिमेयकरण कहलाता है। यदि यहाँ पर डिफिनीशन लिखेंगे, यदि किसी संख्या का हर अपरिमेय हो, परिमेय संख्या है, तो इसके अंश तथा हर को उपयुक्त संख्या से गुणा कर इसके हर को परिमेय संख्या बनाने की क्रिया विधि को हर का परिमेयकरण कहते हैं। हर का परिमेयकरण कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, एक युग्म वाला बताते हैं। जैसे ए दिया है और रूट ए दिया है, इसका परिमेय बी दिया है, ठीक है। तो इसका परिमेयकारी गुणक क्या कहलाएगा? जो परिमेय में बदले तो ये कहलाएगा, ये जो आपका रूट बी है ये कहलाएगा। मतलब इसी संख्या से हम क्या करेंगे, परिमेयकरण में बदलने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 5 है और यहाँ पर रूट 3 दिया है, तो इसका परिमेयकारी जो होगा गुणक वो कौन कहलाएगा, तो रूट 3 कहलाएगा। रूट 3 से हम अंश और हर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो होगा रिजल्ट ये निकल कर आएगा। मतलब कि आपका जो हर था, डिनोमिनेटर था, वो क्या हो गया, एक परिमेय संख्या में बदल गया। जैसे में अगर इस तरह से दिया रहेगा, ए प्लस और माइनस दोनों रहेगा, प्लस भी रह सकता है या माइनस भी रह सकता है, कोई भी रह सकता है, ठीक, कोई भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। तो हम इसमें अगर हम कहें कि परिमेयकारी गुणक कौन कहलाएगा, तो इसका परिमेयकारी जो गुणक होगा, परिमेयकारी गुणक जो होगा क्या होगा, ए प्लस माइनस रूट बी होगा। मतलब कि अगर कहने का मतलब ये है कि अगर ए दिया है, 1 दिया है और 2 प्लस रूट 3 दिया है, तो हम इसको हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो हर का परिमेयकरण इन संख्या से करेंगे। मतलब कि 2 प्लस रूट साइन को बदल कर, अगर प्लस है तो माइनस में और माइनस है तो प्लस में लेकर हम गुना करेंगे। क्यों करेंगे बताते हैं। साइन को चेंज करके हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे कि ये एक संयुग्मी में हमको बदलना होता है। क्या होता है, संयुग्मी में। तो ये 2 प्लस रूट 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस रूट 3 में, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 और माइनस कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो मतलब कि ये परिमेय संख्या में क्या हो गया, आ गया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो भी साइन दिया रहेगा, अगर प्लस रहेगा तो माइनस से गुना करेंगे, अगर माइनस रहेगा तो प्लस से गुना करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक और देते हैं, यहाँ पर 2 दिया है और 5 माइनस रूट 3 दिया है, तो हम यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस रूट 3 से, 5 प्लस रूट 3 से। इस तरह से आपको परिमेयकारी ये गुणक कहलाएगा, ठीक है। जैसे एक और रहेगा कि इस तरह से रहेगा आपका रहेगा
रूट ए प्लस माइनस रूट बी। तो इसका परिमेयकारी गुणक जो होगा क्या कहलाएगा, रूट ए माइनस और ये प्लस रूट बी कहलाएगा परिमेयकारी गुणक। और यहाँ पर मैंने गलती लिख दिया था, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर नीचे प्लस होगा ऊपर माइनस होगा, इसलिए कि प्लस को माइनस में चेंज कर देते हैं और माइनस को प्लस में। तो इस प्रकार से अगर ये प्लस रहेगा तो प्लस का माइनस में, और माइनस रहेगा तो हम प्लस में लेते हैं। ठीक, इस तरह से जैसे फॉर एग्जांपल इसका भी हम लिख सकते हैं। अगर 2 दिया है और नीचे में √2 और प्लस √3 दिया है, तो हम इसका परिमेयकारी गुणक इसका क्या कहलाएगा, तो √2 माइनस √3 कहलाएगा। √2 माइनस √3 से गुना करेंगे और ये 2 इस तरह से रहेगा, √2 माइनस √3 होगा और नीचे क्या हो जाएगा, √2 माइनस √3, ये स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसका विस्तार ये होगा कि √2 प्लस √3 और √2 माइनस √3 इतना आएगा। तो उसके बाद ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी पर। तो इस तरह से आपका जो है पूरा कंसेप्ट हमने बताने का प्रयास किया, और भी है, लेकिन सबसे पहले अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर। हमारा एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज में क्या बोला, अब बोला रहा है यहाँ पर आप देखिए कि क्लासिफाई द फ्लोइंग नंबर्स एज रेशनल या इरेशनल। अब आप बताइए कि जो आपका ये दिया हुआ है संख्या, इसमें कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो मैंने बोला कि हाँ, एक और चीज़ लिख लीजिए, दो पॉइंट और, कि जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, इसका अगर जोड़िएगा और वो घटाइएगा तो सदैव क्या आता है। एक और पॉइंट्स लिख लीजिए, हाँ, एक यहाँ पर एक और पॉइंट्स लिख लीजिए, क्या, हाँ, एक पॉइंट लिखिएगा कि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का योग या अंतर सदैव अपरिमेय संख्या आता है, अपरिमेय संख्या होता है या होती है। ये नोट में लिख लीजिए, नंबर 1 नोट और नंबर 2 नोट। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 2 माइनस √5। तो जो आप यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के रूप में उसी को ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 2 माइनस √5। तो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, ये परिमेय है, और ये क्या है, अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। और मैंने बोला या तो जोड़िए या उसका घटाइए, तो सदैव क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। तो यहाँ पे बोला है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्या में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो ये जो है आपका अपरिमेय है, ठीक है, अपरिमेय है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट लिखते हैं। लिखते हैं कि अशून्य मतलब शून्य नहीं, नॉन जीरो। अशून्य मतलब नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं। अशून्य परिमेय संख्या या एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय होता है। जैसे 2 एक परिमेय है और √3 एक क्या है,
√3 एक अपरिमेय है, तो इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। तीसरा पॉइंट लिखते हैं। तीसरा पॉइंट में कि किसी अपरिमेय संख्या और शून्येतर मतलब नॉन जीरो परिमेय संख्या का भागफल एक अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। कैसे? देखिए, अगर √2 है और 2 से मैंने भाग दे दिया, शून्येतर मतलब कि जीरो वाला नहीं रहना चाहिए। अगर हम यहाँ पर तो ये क्या कहलाएगा? हमारा अपरिमेय कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। शून्येतर नहीं रहना चाहिए, परिमेय संख्या जो है शून्य नहीं रहना चाहिए। ठीक, तो अपरिमेय संख्या और शून्येतर परिमेय संख्या का भागफल एक क्या कहलाता है? अपरिमेय आएगा। इसको अगर भाग देंगे तो अपरिमेय संख्या ही आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। एक और पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण आपका कि दो अपरिमेय संख्या का योग अंतर गुणनफल एवं भागफल सदैव नहीं लिखिए, सेंटेंस अच्छा नहीं बैठ पा रहा है, तो इसको लिखिए दो अपरिमेय संख्या का योग अंतर गुणनफल एवं भागफल परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। जैसे अब देखिए, मान लीजिए कि हम दो अपरिमेय संख्या लिए, √3 और √3, हम इसको क्या किए? घटा दिए जोड़ दिए, तो ये क्या आ गया? 0, एक परिमेय आ गया। लेकिन हम इसको जोड़ दिए तो ये परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। मतलब कि कुछ भी हो सकता है, ठीक, गुना और भागा में ये। तो चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर। यहाँ पर बोल दिया कि ये एक अपरिमेय संख्या है और इसमें परिमेय भी है, अपरिमेय भी है। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं और घटाते हैं तो कुछ भी हो सकता है, परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय आ सकता है। कैसे? इसको हम ऐसे बनते हैं 3 प्लस √23 माइनस √23, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 3 + 0, ये क्या आएगा? 3, एक परिमेय संख्या। क्या आएगा? परिमेय संख्या। ये एक क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय है। ठीक, अब यहाँ पे भागा देने के लिए बात बोल रहा है। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में बोला है कि 2√7 और बाई 7√2, सॉरी 7 ही है। ठीक, तो ये 7 और 7 भागा दिए तो कट गया, तो कितना बचा? 2/7 बचा। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? ये परिमेय है। क्या है? परिमेय है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अगर किसी भी परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो सदैव क्या आएगा? गुना करते हैं या भाग देते हैं। किसी यहाँ पर आप परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुना करते हैं तो अपरिमेय आएगा, और भाग भी देते हैं तो क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। तीसरा पॉइंट में मैंने लिखा है, तो ये क्या आएगा? अपरिमेय।
अपरिमेय। और यहाँ पर पाई एक क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। और 2 क्या है, परिमेय है, परिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय में अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सदैव अपरिमेय आता है। क्या आता है, अपरिमेय आता है, इरेशनल आता है। क्या आता है, इरेशनल आएगा। सदैव क्या आएगा, इरेशनल आएगा। रेशनल और मल्टीप्लाई इरेशनल क्या आएगा आपका, इरेशनल आएगा। इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। जो आपका ये आपका व्यंजक दिया हुआ है, आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया है आपका 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ब्रैकेट में तोड़ना है। तो सबसे पहले जो है आपका क्या होगा कि जो ये 3 है, इससे पहले इन सब में बारी बारी से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद इनसे इसमें बारी बारी से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 प्लस √2 में। यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, ये प्लस का साइन है तो प्लस होगा, रूट आपका 3 है। और ये मल्टीप्लाई करते हैं 2 प्लस √2। ठीक, तो अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा और फिर इसमें होगा। तो करते हैं 3 गुना 2 होगा प्लस 3 गुना √2। यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का, ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस प्लस रहेगा, 2√3 हो जाएगा और प्लस √3 मल्टीप्लाई √2। तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3√2 होगा प्लस 2√3 होगा और प्लस कितना, अगर ए है मल्टीप्लाई ये बी है तो ये आपस में ए बी हो जाता है, मतलब कि ए गुना बी हो जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो जाएगा कि 6 प्लस 3√2 हो जाएगा प्लस 2√3 हो जाएगा और प्लस ये 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये बोल रहा है कि सरल कीजिए, तो मैंने सरल कीजिए कर दिया। अगर उसमें जोड़ना होगा तो जुड़ जाएगा, घटाना होगा तो क्या होगा, घट जाएगा। ठीक, इस तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है 3 प्लस √3 और ये 3 माइनस √3। ये आपका फार्मूला पर भी आ जाएगा। और कि a प्लस अगर b दिया है और a माइनस b दिया है तो इसका आता है a² माइनस b²। ये आइडेंटिटीज आप पढ़े हैं, उस पर भी ये लागू हो जाएगा। नहीं तो विस्तार से आप बनाइए। कैसे, पहले इनसे इसमें मल्टीप्लाई होगा 3 से, 3 माइनस √3 में, जिसे पहला नंबर क्वेश्चन बनाए उस तरह से √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस √3 में। तो मल्टीप्लाई करते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, माइनस तो माइनस 3√3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3√3 और माइनस √3 मल्टीप्लाई √3। तो क्या हो जाएगा ये, और ये देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है और ये प्लस में, तो ये घट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 3 मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। और ये माइनस रूट में क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3, तो 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा, 9 माइनस कितना हो जाएगा 3, तो और ये निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 आंसर। ये घट जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6। उस तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो आप आइडेंटिटी पहले पढ़े हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। इस तरह से होता है। या इसको ऐसे पावर 2 है तो 2 बार लिख सकते हैं, √5 प्लस √2 को लिख सकते हैं 2 बार, √5 प्लस √2। और जिसे ये पहला नंबर क्वेश्चन बनाए और दूसरा नंबर बनाए उसी तरह से हम बना लेंगे। √5 से पहले मल्टीप्लाई होगा √5 प्लस √2 में, √5 प्लस √2 में,
और फिर रूट 2 से रूट 5 प्लस रूट 2 में मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5, पहले एक बार इसमें और फिर एक बार इसमें, फिर एक बार इसमें और फिर एक बार इसमें, प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 2 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 5 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2। एक ध्यान दीजिएगा, ए मल्टीप्लाई बी लिखे या बी मल्टीप्लाई ए लिखे, दोनों बराबर ही आता है। मतलब 3 इंटू 2 लिखे या 2 इंटू 3 लिखे, दोनों का आंसर 6 ही आएगा। ठीक है, चलिए तो इसको अगर ये रूट में है तो रूट कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 होगा, प्लस ये कितना हो जाएगा रूट 5 मल्टीप्लाई 2, और ये कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2, और ये भी हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2। ध्यान दीजिएगा, आपका कहीं भी रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बी, अर्थात ए बी रूट। ठीक है, चलिए तो इसमें से 2 में से एक बाहर निकल जाएगा 5, प्लस ये कितना हो जाएगा 10, और ये भी कितना हो जाएगा 10, और ये 2 में से एक बाहर निकल जाएगा 2। ध्यान दीजिएगा, ये 1 है और ये भी 1 है, तो 1 1 मिलकर कितना हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ये 1 और ये भी 1, इसलिए कि यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, यहाँ पर भी 1 छिपा है, मतलब ये 1 को डिनोट कर रहा है। ये संख्या क्या है, 1 है। ऐसा रहता कि 2 रूट 10 प्लस 3 रूट 10, तो यहाँ पर 2 और ये 3, तो कितना हो जाएगा 5 और रूट कितना 10, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन 1 है तो कितना हो जाएगा, ये 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, प्लस ये 2 रूट कितना हो जाएगा 10, आपका आंसर। ठीक, इस तरह से आपका क्या आया, आंसर आया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है आपका कितना है, रूट 5 माइनस रूट 2, ठीक, और रूट 5 प्लस रूट 2। तो आप इसको आइडेंटिटी लगा लीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है ए प्लस बी और ये क्या है ए माइनस बी, तो आप लिख सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर और माइनस रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 आंसर। आप यहाँ पर बगल में लिख दीजिएगा कि चूँकि इसके द्वारा मैंने इसको सोल्यूशन किया है, मतलब कि इस आइडेंटिटीज का मान ये होता है। चलिए हो गया। अब आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट VBI, ये आपका एग्जाम में आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये नहीं आएगा, ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि रिकॉल मतलब कि आपको याद होगा कि पाई जो है, ये पाई है, पाई को वृत्त की परिधि, क्या याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से जब परिभाषित किया जाता है, मतलब रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से, मतलब कि इसका कि मान लीजिए कि सर्कमफ्रेंस को C मान लिया, ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर, मतलब कि डायमीटर को यहाँ पर मान लिया कि D है, दैट इज, मतलब इसको लिख सकते हैं पाई इक्वल टू C/D। तो दिस सीम्स टू, इसका कहने का मतलब होगा कि इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई जो है अपरिमेय है। पाई है क्या है, अपरिमेय। पाई जो है क्या है, एक इरेशनल है। तो बोल रहा है कि हाउ विल यू रिसॉल्व दिस, इसको आप कैसे आप बता सकते हैं कि ये इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से बता सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, कंट्राडिक्शन। ठीक है, तो हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। तो आप इसको कैसे बता सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि ये सर्कल है आपका, ये आपका क्या है, ये सर्कल है, ठीक, सर्कल है।
सर्कल है, और ये आपका डायमीटर, डायमीटर क्या कहलाता है, जो सेंटर से होकर गुजरता है वो आपका व्यास कहलाता है। वो क्या कहलाता है, आपका व्यास कहलाता है। तो इसमें कह रहा है कि पाई को एक वृत्त की परिधि और, तो परिधि और उसके व्यास से के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, व्यास के अनुपात से, अर्थात पाई इक्वल टू, अगर हम C/D लिखते हैं तो इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ यह प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। पाई क्या है, अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप कैसे कर सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं, तो हम इस तरह से हम करेंगे कि मान लीजिए पाई तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो C है और D है, यहाँ C और D परिमेय संख्या हो, यह कोई आवश्यक नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि परिमेय संख्या होगा। तो हम ये कहेंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या तो है, इस कथन का कोई अंतर्विरोध नहीं है, मतलब कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, हम कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब कभी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से किसी लंबाई को अगर हम मापते हैं तो इनका केवल एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए किसी भी लंबाई को आप मापिए, स्केल से मापिए या अन्य युक्ति से मापिए, तो अगर मापते हैं तो एक हम उसके सन्निकट मान को ही लेते हैं, सन्निकट परिमेय मान को ही लेते हैं, अप्रोक्सीमेट रेशनल नंबर को ही हम प्राप्त करते हैं। अगर ये स्केल है तो स्केल पर अगर यहाँ पर 1 2, तो इसके अंदर में जो भी ये डिस्टेंस अगर लिखा हुआ है, वैल्यू जो लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है, एक अप्रोक्सीमेट मान लिखा हुआ है परिमेय संख्या के रूप में, परिमेय संख्या का परिमेय मान प्राप्त होता है। तो अतः ये नहीं कह सकते हैं कि C और D क्या है, एक अपरिमेय है, C और D अपरिमेय है, ये हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका रीजन में यही आपको लिखना होगा, आपको रीजन में, आपको इसको सोल्यूशन में आपको यही लिखना है। सोल्यूशन में क्या लिखना है कि अगर मान लीजिए पाई इक्वल टू, यहाँ पर बोला है कि C/D है, क्या है, C/D है, जहाँ C इक्वल टू वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बोला है, क्या है, वृत्त की परिधि, और D इक्वल टू है वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। और यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि C और D परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हो, यह कोई आवश्यक नहीं है, यह कोई आवश्यक नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है, ये कोई आवश्यक नहीं है कि C और D क्या है, एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस कथन का कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि जब कभी भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापी जाती है, तो इसका केवल
इसका केवल एक सन्निकट मान, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि C या D अपरिमेय है। C या D अपरिमेय है। ये आपका आंसर होगा। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। इसको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक, तो हम इसको नहीं बताएंगे। 5 नंबर कर रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्लोइंग। अभी मैंने आपको डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करना, हर का परिमेयकरण करना कंसेप्ट अभी बताया है। उसी के आधार पर हम लोग इसका रैशनलाइज करेंगे। तो हमने यहाँ पर बताया है कि हर को क्या करना है, एक परिमेय संख्या में बदलना है, और उस परिमेय संख्या को बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि उस फैक्टर को ढूंढते हैं, अपरिमेय का वो फैक्टर ढूंढते हैं, और उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हर में क्या है, √7 है, तो √7 से ही ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। √7 से ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर देंगे। आपका क्या दिया है, पहला क्वेश्चन है 1/√7, ठीक, 1/√7 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हर का रैशनलाइज करेंगे। तो हर में क्या दिया है, √7 दिया है, तो √7 से ही ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि हमारा रूट जो है कैंसिल हो जाएगा। जैसे आपका √a, हम इसको लिख देंगे √a मल्टीप्लाई a, और ये 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा आंसर। तो ये क्या होगा, यहाँ पर √7 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, √7 मल्टीप्लाई √7 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 7 मल्टीप्लाई 7, तो 2 में से 1 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो हमारा हर क्या हो गया, एक परिमेय संख्या में आ गया। तो हरों का परिमेयकरण मतलब हर जो है, डिनोमिनेटर जो है, उसको परिमेय संख्या में बदलना है। उसको क्या करना है आपको, परिमेय संख्या। तो अब 7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हर का क्या होगा, परिमेयकरण हो गया। जो हर है हमारा डिनोमिनेटर है, वो परिमेय संख्या में आ गया। यही करना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, दूसरा नंबर ये क्वेश्चन है। तो इसका क्या है, √7 माइनस √6। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो बीच का साइन है, इस बीच के साइन को बदल कर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। 1/√7 माइनस √6 दिया है, तो हम यहाँ पर √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी जाकर हमारा रूट हट जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर होगा, तभी हमारा क्या आएगा, a² माइनस b²। और स्क्वायर जब आता है तो रूट क्या होता है, हट जाता है। अगर हम a का स्क्वायर अगर लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, a होगा, ठीक। इसलिए हम साइन बदलकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, और मान में कोई अंतर नहीं। देखिए ये कट जाएगा, पूर्णतः 1 आ जाएगा। इसीलिए ऊपर और नीचे सेम डिजिट से ही, सेम संख्या से ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि मान में कोई अंतर ना आए। जैसे यहाँ पर भी था, आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये 7 और 7 था, तो ये तो पुनः आप कट भी सकता था, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो पुनः क्या आ जाता है, 1/√7। तो मान में कोई अंतर आया क्या, नहीं ना। तो मान में हमारा कोई अंतर नहीं आना चाहिए ये काम करने से, ठीक। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, √7 √6, और नीचे क्या लिखेंगे, आपका हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि आप एक स्टेप और लिख लीजिए। आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो एक स्टेप और लिख लीजिए। आप एक स्टेप और लिख लीजिए। 7 माइनस रूट 6 है और यहाँ पर √7 प्लस √6। एक स्टेप आप बढ़ा के लिखिए, √7 प्लस √6 और यहाँ पर फिर हो जाएगा। ये किस आइडेंटिटीज पर आता है? तो इस पर आता है। उसका क्या होगा? ये होगा। तो क्या लिखेंगे? √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो √7 प्लस √6 क्या आ जाएगा? 7 माइनस 6 इक्वल टू आंसर आ जाएगा √7 प्लस √6/1। तो आंसर आप लिख सकते हैं ये आपका आंसर। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका आइडेंटिटीज है, आपका जो ये व्यंजक है, आप हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा ही काम आता है। ठीक है, ये हमेशा काम आएगा। आप मैथ में हमेशा इसका यूज होता रहेगा हर जगह पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका। तीसरा नंबर ये क्वेश्चन है। तो तीसरा नंबर में चलते हैं। 1/√5 प्लस √2। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √2 से। प्लस है तो माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस से हम मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा रिजल्ट इसका? √5 माइनस √2 और नीचे क्या आएगा? √5 प्लस √2, √5 माइनस √2। तो √5 माइनस √2 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। और क्या हो जाएगा? √5 माइनस √2 और 5 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा √5 माइनस √2/3। ये आंसर। इस तरह से तीसरा नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका ये है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। चौथा नंबर है 1/√7 माइनस 2। तो इसको रेशनलाइज कीजिए √7 प्लस 2 से। √7 प्लस 2 से, √7 प्लस 2 से, इसलिए कि माइनस जब रहेगा तो प्लस से, प्लस रहेगा तो माइनस से। तो क्या आ जाएगा? √7 प्लस 2 और ये हो जाएगा √7 माइनस 2 मल्टीप्लाई √7 प्लस 2। तो आपका आइडेंटिटी याद रहना चाहिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका हो जाएगा a² माइनस b²। ठीक, तो √7 प्लस 2 और यहाँ पर हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो √7 प्लस 2 और ये हो जाएगा 7 माइनस 4, 2 3 4। तो आंसर आ जाएगा √7 प्लस 2/3। ये आपका आंसर। तो इस तरह से एक्सरसाइज जो है आपका 1.4, एक्सरसाइज आपका 1.4 समाप्त हुआ। अगर मैथ अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।